सो इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि कैसे ट्यूमर सेल्स के अंदर एंजियोजेनेसिस होता है, ठीक है, कैसे हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं जो कि कैंसर सेल्स को आने उनको मतलब ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें करी थी, ठीक है। फिर हमने कैसे वो स्प्रेड होते हैं हमने पूरा उसके बारे में किया था, एंजियोस्टैटिन इनहिबिटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं आगे ही इन्हीं के थोड़े रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ माइस, मैं आगे कुछ जनरल कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। तो एक्सपेरिमेंट के केस में देखता है इन केस ऑफ माइस, एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, हम माइस के केस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ माइस एक जीन होती है जिसका नाम है रैग2 जीन, रैग2 RAG, जिसका नाम है रैग2 जीन, ठीक है। रैग2 जीन क्या काम करती है, ये नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स तो पता है आपको, ये लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं जी, कोई बोलेगा? व्हाइट ब्लड सेल। कौन से ब्लड सेल्स? क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स? इम्यूनोलॉजी खत्म होगी तुम्हारी, जल्दी बोलो। सर कैंसरस ब्लड सेल्स। कैंसरस ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, पूरी इम्यूनोलॉजी पढ़ ली सर तुमने, लिम्फोसाइट नहीं पता? WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल। टी सेल्स, बी सेल्स, ये होते हैं लिम्फोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स अलग होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके वो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी ब्लड WBC में आते हैं, बट या स्पेसिफिकली टी सेल और बी सेल। अगर लिम्फोसाइट पूछे तो टी सेल और बी सेल बोलने का है, ठीक है। ये WBC होता है, ओके। तो क्या काम करते हैं रैग2 जीन्स, रैग2 जीन्स जो है वो लिम्फोसाइट डेवलपमेंट के अंदर अपना काम करती हैं ना। अगर ये जीन म्यूटेट हो जाए, व्हेन दिस जीन इज म्यूटेटेड, there are chances of having cancers which are caused by chemicals. If mutated, if this gene is mutated, cancer can occur, yeah, even due to chemicals, even due to chemicals, chemicals की वजह से भी ये जीन जो है ये खराब हो सकती है, तो कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि अगर ये जीन म्यूटेट होगी तो कैंसर होगा, कैंसर कैन अकर, दैट मीन्स इम्यून सिस्टम माइस के अंदर, इम्यून सिस्टम माइस के अंदर एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। वी कैन से इम्यून सिस्टम, देयरफॉर इम्यून सिस्टम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, immune system provides protection against cancer in mice, कहाँ पे, माइस में, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमंस के बारे में अगर मैं देखूं, इन केस ऑफ ह्यूमंस हम क्या देखते हैं, ह्यूमंस के केस में अगर हम एड्स पेशेंट को देखें, जो जिनको एड्स है, दैट मीन्स दे आर इन्फेक्टेड विद HIV वायरस, राइट। सो पहली लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जिनको एड्स होता है उनको एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं। वो कौन सा है,
वो है कैपोसी सार्कोमा। ठीक है, सो इन केस ऑफ ह्यूमंस पर्सन्स हैविंग HIV एड्स, दे आर more prone to Kaposi sarcoma. They are more prone to Kaposi sarcoma. ठीक है, एंड सम लिम्फोमा, कुछ तरीके के लिम्फोमास भी हो सकते हैं। मेन जो है वो कैपोसी सार्कोमा रहता है, राइट। बट दीज पेशेंट्स जिनको HIV होता है, दे आर नॉट प्रोन टू कैंसर्स विच आर कॉज्ड बाय कॉमन काइंड। मतलब अगर स्टमक कैंसर है, कोई और किडनी का कुछ प्रॉब्लम में है, दूसरे तरीके के कैंसर इनको नहीं होते, उनको ये कैंसर होगा कैपोसी सार्कोमा, कुछ लिम्फोमास, जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं, जो कि कुछ वायरस इंड्यूस की वजह से हो रहे हैं। वायरस इंडक्शन, कि बॉडी में आपकी वायरस आया है, इस वजह से कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, तो आपको कैंसर होने के चांसेस हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं, वो ये या ये। आपको दूसरा कैंसर नहीं होगा, राइट, उसके बहुत लिमिटेड चांस हैं। अब ऐसा क्यों? दैट मीन्स वी कैन से कि एड्स पेशेंट जो हैं उनको जनरली जो कैंसर होते हैं वो वायरस रिलेटेड कैंसर होंगे। ठीक है, दे आर नॉट प्रोन टू दे आर नॉट प्रोन टू कॉमन कैंसर। जो कॉमन कैंसर होता है, कोलन कैंसर हो गया, ठीक है, स्किन कैंसर हो गया, वो इनको नहीं हो सकता। एड्स पेशेंट को उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो दे आर नॉट प्रोन टू कॉमन कैंसर्स। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ये ऑब्जर्वेशन थी, देखी गई थी, नॉट प्रोन टू कॉमन कैंसर्स, बोथ ऑफ देम वर द ऑब्जर्वेशंस। सो इसके बेसिस पे क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? इट वाज सेड कि ह्यूमंस के केस में इम्यून सिस्टम provides protection. Immune system provides protection against virus induced cancer. Virally induced cancer. वायरस से जो इंड्यूस हुए हैं कैंसर्स, इम्यून सिस्टम उनको जनरली प्रिवेंट करने में काम ज्यादा करता है एज कंपेयर टू कॉमन कैंसर्स, राइट। बट लिटल प्रोटेक्शन होती है, बट कम होती है। लिटल प्रोटेक्शन फॉर कॉमन कैंसर्स। जो कॉमन कैंसर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी कम होती है बाय इम्यून सिस्टम। वायरली इंड्यूस्ड ऐसे कैंसर्स जो वायरस की वजह से हुए हैं, वो जो हैं वो ज्यादा अकर करते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम आगे देखते हैं कि वायरस को, और मतलब नॉट वायरस, कैंसर्स को क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होता है जो कि वायरस को चाहिए, ये कैंसर्स को होने के लिए चाहिए, राइट। कैंसर को ग्रो करने के लिए कुछ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन, क्या लिख रहा हूँ मैं? कैंसर सेल्स नीड अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम है HIF। क्या है? HIF, फुल फॉर्म हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट पिछली क्लासेस में कि कैंसर को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हाइपोक्सिक कंडीशन चाहिए, राइट। दे जनरली ग्रो अंडर हाइपोक्सिक कंडीशंस एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और वो क्या करते हैं? वो इस फैक्टर को सिंथेसाइज करते हैं, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, राइट। और हाइपोक्सिक कंडीशन में ये जो फैक्टर है ये एक्टिव हो जाता है, विच इज HIF। ठीक है, ये जो HIF है ये किस लिए काम करता है? दिस HIF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज इन्वॉल्व इन एंजियोजेनेसिस, it is involved in cell survival, it is involved in glucose metabolism,
एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इन्वेजन। इन्वेजन माने तो डिफरेंट टिश्यूज को जाके इन्वेड करना, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। इसकी दो सब यूनिट होती हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट। ठीक है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ठीक है, कब एक्टिवेट होगा? इट विल बी एक्टिवेटेड अंडर hypoxic condition in cancer cells, normal cells में नहीं, in cancer cells, कैंसर सेल्स में ये एक्टिवेट हो जाता है। फाइन, समझ गए? हाँ कुछ सर। भी नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बस नाम है HIF, हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। सही जा रहे हो? किसी को दिक्कत कुछ? ओके, No, sir. No, sir. चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर क्यों होता है, कारण क्या है कैंसर होने का? ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर जो है ज्यादातर, कैंसर जो है ज्यादातर एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। Cancer is more of an environment and a lifestyle disorder, but also it is genetic in nature. So it can be this as well as genetic in nature. It is also sometimes genetic in nature. And we have three causes of cancer. बेसिक तीन कॉजेज हैं कैंसर के। कैंसर होने के तीन प्रमुख कारण। पहला, केमिकल्स। ठीक है, सेकंड है हमारा फिजिकल रेडिएशन, जो भी आप रेडिएशंस देखते हो। ठीक है, फिजिकल रेडिएशंस। एंड तीसरा जो है हमारे बायोलॉजिकल पैथोजेंस। बायोलॉजिकल पैथोजेंस, तो जो केमिकल्स होते हैं इनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल रेडिएशन में हमारे पास दो तरीके के रेडिएशन हो सकते हैं। वी कैन हैव आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग और यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, ठीक है, या तो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है या यूवी अल्ट्रावायलेट। और बायोलॉजिकल पैथोजन के अंदर हमारे पास वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फ्लैट वॉर्म्स हो गए, जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वायरस हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से फ्लैट वॉर्म्स हैं जो कि कैंसर कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वायरस। वायरस के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये सब कैंसर कॉजिंग है। थर्ड इज HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। फोर्थ जो है आपका हर्पीस वायरस। ये सारे के सारे जो वायरस हैं ये कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में। ये एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। लास्ट वाला बैक्टीरिया, क्या चीज? कोई दिक्कत हो रही है क्या? जो लास्ट वाला हर्पीस वायरस। जो लास्ट आपने लिखा है और एक
हर्पीस वायरस, HERPES, हर्पीस वायरस। ओहो, राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है आज। हर्पीस वायरस, तो ये सारे वायरस हैं। अब आते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया के अंदर पहला एक एग्जाम्पल है, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। एंड ये क्या कॉज करता है? इट कैन कॉज स्टमक कैंसर, इट कैन कॉज स्टमक कैंसर। और जो फ्लैट वॉर्म्स हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं? फ्लैट वॉर्म्स जो हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर ज्यादा टाइम तक इन्फेक्शन रहे फ्लैट वॉर्म्स का बॉडी के अंदर, तो दे कैन कॉज आइदर ब्लैडर कैंसर, ठीक है, ब्लैडर कैंसर या बाइल डक्ट का कैंसर, ब्लैडर कैंसर और बाइल डक्ट कैंसर, ठीक है। ओके, अब कोई बता सकते हैं कि केमिकल्स को कैसे, मतलब कैसे पता चला, हु डिसाइड्स कि किसको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं? फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करता है वो, कि हाँ जी इस पॉपुलेशन में कैंसर होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इस जगह पे कैंसर होने के चांसेस कम है, ऐसे करके कोई स्टडी होती है, राइट। उसका नाम क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? द ब्रांच to investigate the frequency and distribution of various diseases in human population is dash. The branch of science which investigate the frequency and distribution of different diseases in human population is called dash. Any idea किसी को? नो सर, बता दीजिए। It's called epidemiology. 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 इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो इन्वेस्टिगेट करती है कि एक पर्टिकुलर डिसीज का, कोई भी एक डिसीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक डिसीज हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी कितनी पॉपुलेशन में है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, और उसके चांसेस क्या हैं या प्रोबेबिलिटी क्या है किसी एक पॉपुलेशन में होने के लिए, प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। जो बंदा होता है उसको बोलेंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट, स्टडी का नाम एपिडेमियोलॉजी। सो epidemiology is the branch of medical science which investigates the frequency and distribution of different diseases in a human population, in a human population. Now these studies have studied that different cancers occur at different frequency in different parts of the world. हर अलग अलग शहरों में, अलग अलग दुनिया के अंदर, अलग अलग जगह में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जो है वो कॉमन कैंसर जो है वो अलग अलग रहते हैं, राइट। जैसे इंडिया के अंदर कुछ रहेगा, जापानीज में कुछ रहेगा, तो उसके बेसिस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल दे सेड कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर है इन ह्यूमन पॉपुलेशन वो डिफरेंट है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स स्टमक कैंसर जो है, स्टमक कैंसर जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट है इन जापानीज पॉपुलेशन, इन जापानीज पॉपुलेशन, ठीक है। सेकेंड, लिवर कैंसर इज मोर कॉमन इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। लिवर कैंसर जो है कहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है? अफ्रीका में, अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट
एशियन पॉपुलेशन। थर्ड इज ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर। ये दोनों ज्यादा कहाँ पे अवेलेबल है? ये दोनों ज्यादातर अवेलेबल है अमेरिकन पॉपुलेशन में। ठीक है, अमेरिकन पॉपुलेशन। फाइन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैंसर का वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ कैंसर इज मोर ऑफ ए एनवायरमेंटल एंड अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा है, उनका रहने सहने का ढंग वैसा है, एनवायरनमेंट वैसा है, जिस वजह से उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, टू डिटरमाइन कि कैंसर जो है वो एनवायरमेंटल है या हेरिडिटरी है, एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की गई थी। ठीक है, एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया था। क्या किया उन्होंने? एक जापानीज पॉपुलेशन को टारगेट किया। क्या किया उन्होंने? एक जापानीज पॉपुलेशन को टारगेट किया उन्होंने। एक कुछ 10-1500, ज़्यादा ही 100-200-500 लोगों को सिलेक्ट किया, जापानीज। ठीक है, उनको सिलेक्ट किया और उनको बाद में कहाँ भेज दिया? उनको माइग्रेट करा दिया अमेरिका में। माइग्रेट टू अमेरिका। तो जापानीज पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू अमेरिका। ठीक है, सो जापानीज पॉपुलेशन जो अमेरिका में गई, उसके जो कैंसर रेट्स थे वो अमेरिका के बराबर हो गए। अभी जापानीज में हमको पता है कि स्टमक कैंसर ज्यादा होता है, राइट? अमेरिका के अंदर ब्रेस्ट और कोलन ज्यादा होता है, राइट? लेकिन क्या देखा कि ये जो जापानीज पॉपुलेशन है, जब वो जापान में थे तब उनको स्टमक कैंसर ज्यादा हो रहा था। व्हेन दे शिफ्टेड टू और माइग्रेटेड टू अमेरिका एंड आफ्टर 20 इयर्स आफ्टर, जब वो अमेरिका में शिफ्ट हुए उसके 10-20 साल बाद उनको जो कैंसर्स की प्रोबेबिलिटी उनके अंदर चेक करी गई, इट वाज ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला दैट द एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, तो कैंसर क्या है? कैंसर इज मेजरली एन एनवायरमेंटल डिसीज। इट इज मेजरली एन एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। इट इज मेजरली एनवायरमेंटल डिसऑर्डर। कॉजेज क्या है? एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा कॉज है उसका। ठीक है, नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स इन नेचर जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। उनको मैंने पहले नाम बताया, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। अब ये जो कार्सिनोजेंस हैं, ये डायरेक्ट एक्शन शो करते हैं या नहीं? ये जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं जिनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, डू दीज केमिकल्स कॉज कैंसर ऑन देयर ओन, या इनको कुछ और चाहिए होता है? राइट, सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ केमिकल 2-नेप्थाइलअमीन। केमिकल है एक 2-नेप्थाइलअमीन। ठीक है, we have a chemical called as 2-नेप्थाइलअमीन which is found in tobacco, cigarette में, right, which is found in tobacco and it is also found in charcoal। चारकोल में भी मिलता है और टोबैको में भी मिलता है। ठीक है, when this chemical is inhaled or eaten, जब इस केमिकल को इनहेल करते हैं या खाते हैं, when this chemical 2-नेप्थाइलअमीन is inhaled, सांस लेके इनहेल किया या खाया है, it causes bladder cancer। it causes bladder cancer। लेकिन हमने क्या किया? साइंस वाले सीधे तो काम करते नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्लैडर आइसोलेट किया ह्यूमन बॉडी से, ब्लैडर निकाला, उसके ऊपर ये केमिकल ऐसे छिड़क दिया, केमिकल रख दिया उसके ऊपर, केमिकल
डाल दिया उस ब्लैडर के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटिंग। इम्प्लांटिंग, तो जब खाया और इनहेल किया तब ब्लैडर कैंसर हुआ, लेकिन ऐसे इम्प्लांट किया, ये ब्लैडर है और इस ब्लैडर के ऊपर ये केमिकल है, ये ऐसे फैला दिया उस ब्लैडर के ऊपर, ऐसे रख, मतलब काइंड ऑफ सॉस गिरा दी, काइंड ऑफ स्टफ, तो इम्प्लांट किया है उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन तब कोई कैंसर नहीं हुआ, नो कैंसर, नो ब्लैडर कैंसर, कैंसर नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या कहें, ये केमिकल कार्सिनोजन है या कार्सिनोजन नहीं है, इसको क्या बोलेंगे फिर, कोई बता सकते हैं, ये केमिकल कार्सिनोजन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? हाँ जी, सर बोलेंगे। बोलेंगे, ओके। हाँ सर। इसको हम कार्सिनोजन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये कैंसर कॉज नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट कैंसर कॉज कर रहा है, डायरेक्ट कैंसर कॉज नहीं कर रहा है। केमिकल्स कॉज कैंसर बाय देयर ओन डायरेक्ट एक्शन, नो। कुछ ऐसी चीज थी हमारी बॉडी के अंदर जिसने इसको कैंसरस बना दिया है, अगर वो बाहर भी कैंसर कॉज करता, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कैंसर कॉज करता, सेल को प्रोलिफरेट करता, इन ब्लैडर सेल्स को कैंसर बना देता, तो हम इसको 100% कार्सिनोजन कहते, लेकिन ये कैंसर कॉजिंग केमिकल फाइनल नहीं है, मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली एक्टिंग, इट इज इनडायरेक्ट। तो ऐसे केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम बोलते हैं प्री कार्सिनोजेंस, ठीक है, ऐसे केमिकल्स को हम नाम देते हैं प्री कार्सिनोजेंस, प्री कार्सिनोजेंस या प्रो कार्सिनोजेंस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्री कार्सिनोजन या प्रो कार्सिनोजन, ऐसे केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्री कार्सिनोजेंस। So that means precarcinogens are converted into carcinogens into the human body which causes cancer. ये था बाहर, बाहर भी कैंसरस होना चाहिए ना, अगर बॉडी के अंदर कैंसरस है तो बाहर भी कैंसरस होना चाहिए टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो नॉर्मली वो केमिकल प्री कार्सिनोजन है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो किन्हीं चीजों के साथ मिल के काम करता है सच दैट इट कॉजेज ब्लैडर कैंसर। तो ये प्री कार्सिनोजन कार्सिनोजन बन सकता है अपॉन इंटरैक्टिंग विद समथिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड लीड टू ब्लैडर कैंसर, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन, प्री कार्सिनोजन, कार्सिनोजन में काम कौन करता है, ये काम करता है लीवर, ये काम कौन करता है, लीवर। तो लीवर जो है आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है, लीवर आपकी बॉडी में क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है, लीवर के अंदर होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इट टेक्स प्लेस इन दी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिवर सेल्स को क्या नाम देते हैं, लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल। हाँ क्या कहते हैं, बोलो बोलो। सर हेपेटिक सेल। हाँ, हेपेटिक सेल्स, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होती है, लिवर सेल्स में होती है, जिनको हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स या हेपेटिक सेल्स, एक ही बात है, ठीक है। एंड एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है, आपकी वो माइटोकॉन्ड्रिया वाली ETC नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो कि किस में काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। आपके अंदर जितने भी ड्रग्स वगैरह बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उनको उसने हटाने के हैं, राइट, रिमूव करने के हैं, तो वो काम लिवर के अंदर होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। आप जो भी दवाइयाँ लेते हो, तो सारी दवाइयाँ बॉडी में पड़ी नहीं रहती, खाना दवाई लेने के बाद वो
खत्म हो जाती है, इट गेट्स डिग्रेडेड। इसीलिए आपको सेकेंड डोज दोपहर को लेनी होती है, इसके बाद आपको शाम को लेनी है, तभी 2 बार दवाई लेते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, काइंड ऑफ जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी खा ली उसके बाद अंदर पड़ा रहेगा वो सामान, ऐसा नहीं है। वो डिटॉक्सिफाई होके बॉडी से रिमूव हो जाता है। वो कौन काम करता है? वो लिवर काम करता है। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, एक ईटीसी है, जिसका एंजाइम जो है, क्या नाम है उसका? उसका एंजाइम है साइटोक्रोम P450। देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450 जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। किस में काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन को, ये साइटोक्रोम P450 क्या करेगा? लिपिड सॉल्युबल टॉक्सिन को, ऐसे ड्रग्स, क्योंकि जनरली जो भी ड्रग्स होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। क्यों लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए ड्रग्स? क्योंकि उनको सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाके उनको काम करना है, राइट। दे हैव टू गो इनसाइड द सेल एंड डू द वर्क। तो इसलिए उनको लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है। तो ये क्या करती हैं? साइटोक्रोम P450 ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को, टॉक्सिन्स को क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट अब वो वाटर सॉल्युबल हो गया, तो अब जब पानी में घुल सकता है इजीली, लिपिड तो पानी में नहीं घुलेगा, वाटर जो है वो पानी, जो ड्रग होगा अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो पानी में इजीली घुल जाएगा, राइट, एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन, एक्सक्रीटेड आउट वाया यूरिन, यूरिन से बाहर आ जाएगा। फाइन। सो ये क्या काम करते हैं? साइटोक्रोम P450 they convert lipid soluble toxins into water soluble and thus the toxin can be excreted out via urine। ठीक है, एंड इस प्रोसेस का जो रिएक्शन का नाम है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पानी ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, वाटर सॉल्युबल बना रहे हैं उसको, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो P450 जो है इसके अंदर काम करता है, इस चीज के अंदर P450 जो है वो काम करता है। नाउ ड्यूरिंग दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जब ये हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा होता है, इस टाइम पे अब लीवर को तो नहीं पता कि ये केमिकल को मुझे हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करना, नहीं तो ये प्री कार्सिनोजन से कार्सिनोजन बन जाएगा, उसको क्या पता? वो तो ड्रग समझ के कर देता है। तो व्हाट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस की डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस many chemicals are converted from pre-carcinogens into carcinogens, leading to their activation and thereby causing cancer। तो इसी दौरान, इसी लिपिड कन्वर्जन से, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान ही, अब लिवर को तो नहीं पता कि भैया इसको हाइड्रोक्सिलेशन में करना है, इसको नहीं करना, वो सबको करता है। जो भी ड्रग्स मॉलिक्यूल होती हैं, जो जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो सबको हाइड्रोक्सिलाइज करके एक्सक्रीट करेगा बॉडी से। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, जब वो हाइड्रोक्सिलाइज हो रहे होते हैं, दे गेट कन्वर्टेड फ्रॉम प्री कार्सिनोजन टू कार्सिनोजन। ठीक है, वो प्रो कार्सिनोजन या प्री कार्सिनोजन से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्सिनोजन में। इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये केमिकल्स कैसे कॉज करते हैं कैंसर को, इसके बारे में बात करते हैं। हाउ डू दीज केमिकल कॉज कैंसर्स? ये जो केमिकल्स हैं जो हमने अभी बात किया, कार्सिनोजेंस, ये कैसे कैंसर को कॉज करते हैं? इन 1950s इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, कब चेक किया गया? नहीं, 1950 में। इन 1950 कैंसर्स जो कॉज करते हैं वो म्यूटेशन के थ्रू कैंसर कॉज करते हैं। तो केमिकल्स जो हैं, केमिकल्स कॉजेस कैंसर बाय
डीएनए म्यूटेशंस, डीएनए के अंदर म्यूटेशंस की वजह से कैंसर जो है वो हो जाता है। और ये म्यूटेशंस कौन करा रहा है? ये म्यूटेशंस करा रहे हैं आपके डिफरेंट कार्सिनोजेंस, डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, इसका प्रूफ है, ये प्रूफ किसने दिया था? दिस प्रूफ वाज गिवन बाय ब्रूस एम्स, ब्रूस एम्स, AMES। ठीक है, he gave a test called as एम्स टेस्ट। उसने एक टेस्ट किया था जिसको हम नाम देते हैं एम्स टेस्ट। अगर कोई भी चीज एम टेस्ट में पास हो गई, दैट मीन्स वो कार्सिनोजन है, वो म्यूटेशन करेगी और वो कैंसर कॉजिंग है। अगर वो एम्स टेस्ट में फेल हो गई तो इसका मतलब वो नॉर्मल कंपाउंड है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एम्स टेस्ट क्या है, एम टेस्ट में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्या दिक्कत थी इस एम टेस्ट में, फिर एम टेस्ट को कैसे रेक्टिफाई किया गया, और आज के टाइम में जो एम टेस्ट है वो क्या काम करता है। ठीक है, ओके, चलिए एम्स टेस्ट के बारे में बात करते हैं। दिस टेस्ट वाज कैरिड आउट यूजिंग अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये किस में काम करता है? ये एक बैक्टीरिया में काम करता है। तो ही टुक अ बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफिनोरियम, साल्मोनेला टाइफिनोरियम, साल्मोनेला टाइफिनोरियम। ठीक है, he took a mutant strain from this bacteria which cannot synthesize an amino acid histidine। तो ये बैक्टीरिया लिया गया साल्मोनेला टाइफिनोरियम जो कि एक अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता, मतलब उसके जीनोम, उसके अंदर कुछ एक ऐसी म्यूटेशन कर दी सच दैट कि वो क्या करेगा? हिस्टिडीन नहीं प्रोड्यूस कर सकता, मतलब आपके के पूरे अमाइनो एसिड के अंदर से एक हिस्टिडीन कम कर दिया है, तो हिस्टिडीन कहीं पे बनेगा ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ये ऐसा बैक्टीरिया है, म्यूटेंट स्ट्रेन है, म्यूटेंट स्ट्रेन कैन नॉट सिंथेसाइज, क्या नहीं सिंथेसाइज कर सकता? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड को ये सिंथेसाइज नहीं कर सकता। राइट, ऐसा बैक्टीरिया लिया म्यूटेंट स्ट्रेन जो कि हिस्टिडीन नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अब हिस्टिडीन किस लिए चाहिए? हिस्टिडीन इज रिक्वायर्ड नॉर्मली फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया। हिस्टिडीन किस लिए चाहिए? हिस्टिडीन चाहिए है ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन। हिस्टिडीन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है? ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। हिस्टिडीन का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है? ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। मेरी वॉइस आ रही ना सबको? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। है ना? हाँ, ओके। इसकी बैटरी थोड़ी खत्म हो रही है तो मुझे लगा शायद बंद हो गया। ओके, तो क्या किया? हिस्टिडीन चाहिए किस लिए होता है? हिस्टिडीन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफिनोरियम की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हिस्टिडीन की जरूरत है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर इसके जीनोम में ऐसी म्यूटेशन कर दी है कि ये हिस्टिडीन सिंथेसाइज ही नहीं कर सकता, दैट मीन्स इट कैन नॉट ग्रो, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ऊपर से बाहर से कोई एक केमिकल दूं सच दैट वो इस म्यूटेशन को ठीक कर दे और ग्रो करना शुरू कर दे, दैट मीन्स वी कैन से कि हाँ जी भैया ये म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस है और ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन पे ही काम कर रहा है, तो ये कार्सिनोजन हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट मीन्स ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस बैक्टीरिया को अगर मुझे ग्रो करना है कल्चर के अंदर, तो पहली बात तो इसको ग्रो ही नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टिडीन